भारतीय बाजारों में तो बिकवाली देखने को मिल ही रही है, लेकिन बिकवाली का जो इंटेंसिटी है वो इतना हाई है कि कई सारे सितारे, कई सारी दिग्गज कंपनियां, कई सारे बेहतरीन कंपनियां और कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार जो कि अब साल के निचले स्तरों के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन इन निचले स्तरों के आसपास आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको करना क्या चाहिए इन शेयरों में, एक एक करके जरा कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। कॉल आप खुद लेंगे, अपने वित्तीय सलाहकार की राय पर लेंगे, लेकिन अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आंकड़े इन सभी कंपनियों के साथ आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला नाम आता है कजारिया सिरामिक का। इस साल के नए निचले स्तरों के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जो नए निचले स्तर बनाए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज 30 से 35 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि इसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन में तो ये सस्ते हैं, लेकिन बाकी पीयर कंपैरिजन में विजा वी साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देश की सबसे बड़ी टाइल कंपनी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अब 40 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि इसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से थोड़े सस्ते साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप लोग इसके ऊपर अदरवाइज नजर बना के रखिएगा। दूसरा नाम आता है ग्लैंड फार्मा का। दरअसल ग्लैंड फार्मा के नंबर्स थोड़े से कमजोर आए और नंबर्स का इंपैक्ट भारतीय बाजारों ने शायद कहीं ज्यादा लिया। हालांकि मार्जिन वैसे अच्छे आए हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन अनुमान से नीचे ये आंकड़े थे, जिसकी वजह से बाजार ने इसको ज्यादा बुरी तरह से आड़े हाथों लेते हुए दिखाई पड़ा। कमजोर नतीजों के बाद टूटा, लेकिन इस कंपनी के कुल कारोबार की बात की जाए तो एक कंपनी करीब फार्मा कारोबार के अंदर कामकाज करती है और 8% के आसपास का हिस्सा इस कंपनी का भारतीय कारोबार से आता है, लेकिन करीब 73% के आसपास की आय, जिसमें 57% के आसपास जो है वो अमेरिकी बाजार से, बचा हुआ यूरोपियन मार्केट से और ओवरऑल 73% इन दोनों मार्केट से ही आता। तो एक प्रोमिनेंट विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है और एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिलीवर किए हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इस कंपनी ने हाल ही में जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स के बाद रिकॉर्ड नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पर हो या प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर हो। ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है और एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी जनरेट करती है, लेकिन साल के निचले स्तरों के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीसरा नाम आता है जेके टायर का। ये टायर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है और इस पूरे सेक्टर की सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर कामकाज करने वाली कंपनी है। सेक्टर की और कंपनियां जो कि साल के निचले स्तरों के आसपास है, उसमें एमआरएफ एक और ऐसा नाम है जो कि साल के निचले स्तरों के आसपास है, लेकिन फिर भी जेके टायर वैल्यूएशन वाइज एमआरएफ से भी सस्ता है। ये मार्केट कैप से के लिहाज से यानी कि करीब करीब कंपनी की 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है और उस 8,000 करोड़ की मार्केट कैप के सामने 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स है। तो मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से मार्केट कैप की दुगनी के आसपास कंपनी करीब बिक्री कर डालती है। इसके अलावा वैल्यूएशन वाइज तो बेटर है ही, लेकिन इस कंपनी के अगर ओवरऑल नंबर्स की बात की जाए तो कंपनी ट्रक कारोबार में करीब 53% के आसपास का जो टोटल रेवेन्यू उसका 53% हिस्सा ट्रक्स बिजनेस से आता है। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस से करीब 31% के आसपास का रेवेन्यू आता है और टू व्हीलर बिजनेस से करीब 4% के आसपास और बाकी अन्य सेगमेंट से करीब 12% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये वैल्यूएशन वाइज एक सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और साथ ही साथ कारोबार वाइज भी देश की जानी मानी टायर कंपनियों में से एक है। एसकेएफ इंडिया, ये देश की सबसे बड़ी बियरिंग कंपनी है। एनआरबी बियरिंग जैसी कंपनियां सेकंड नंबर पर आती है, लेकिन एसकेएफ जो है और स्कैफलर इंडिया जो है वो देश की सबसे बड़ी बियरिंग कंपनी के तौर पर शुमार है और एक लंबे इतिहास के साथ कंपनी भारत में कामकाज कर रही है। 2024 में जो कंपनी ने नंबर दिए थे वो कंपनी का रिकॉर्ड बिक्री और रिकॉर्ड प्रॉफिट का नंबर था। इनफैक्ट रिकॉर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर भी कंपनी ने 2024 में दिया। ये एक डेट फ्री कंपनी है और साथ साथ करीब 650 करोड़ रुपए के आसपास का कैश फ्लो भी हर साल के तौर पर जनरेट करती है और अगर पिछले साल के कैश फ्लो की बात करें तो वो भी रिकॉर्ड नंबर था। तो लगातार रिकॉर्ड नंबर देने के बावजूद भी ये शेयर अपने नए साल के निचले स्तरों के करीब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखिएगा। एक और अग्रणी कंपनी है वो है टाटा समूह से टाटा केमिकल। इस कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर के काफी वीक है और इस खराब नंबर के बीच में शेयर अपने नए निचले स्तरों के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा केमिकल के साथ अगर कारोबार के अलावा दूसरी बड़ी चीज देखी जाए तो ये कंपनी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखती है। रैलिस इंडिया जैसी कंपनी की 55% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स, टाटा सन्स जैसी कंपनियों के अंदर भी इस कंपनी का निवेश है और इस कंपनी के निवेश की ही वैल्यू केवल 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो एक बड़े इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ ये कंपनी कामकाज करती है और ये भी बुक वैल्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो। अदरवाइज मार्केट वैल्यू के लिहाज से निवेश की वैल्यू कहीं 18 से 19,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। साथ ही साथ कंपनी लिस्टेड कंपनियों में भी और नॉन लिस्टेड कंपनियों में भी, टाटा समूह की कई सारी कंपनियों में इसका निवेश है और टाटा सन्स की भी, जो कि मच अवेटेड आईपीओ है, उसकी भी करीब 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी टाटा केमिकल ओन करता है। तो टाटा समूह की एक अग्रणी कंपनी और केमिकल स्पेस में, कास्टिक सोडा स्पेस में कंपनी का काफी पुराना नाम भी है, लेकिन खराब नंबर जिसकी वजह से ये कंपनी साल के निचले स्तरों के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा बारी आती है टाटा समूह की ही एक और कंपनी की, टाटा कम्युनिकेशन। दरअसल ये कम्युनिकेशन क्षेत्र की एक सबसे
बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार है। इस कंपनी के कारोबार को आप इस तरह समझिए कि दुनिया की अंडर सी केबल की लार्जेस्ट ऑपरेटर है। इस दुनिया में इससे बड़ी अंडर सी केबल की कोई ऑपरेटर नहीं है। और इसके अलावा हर 5 में से 4 ग्राहक टाटा कम्युनिकेशन की ही सेवाएं लेते हैं। इसके अलावा अगर आप दुनिया भर की जो इंटरनेशनल कॉलिंग है या जो टेलीकॉलिंग है उनके ऊपर नज़र डालेंगे तो 80% जो कॉल्स आप दुनिया भर में सुनते हैं वो कंपनी के ही नेटवर्क से होते हुए निकलती है। 2024 में कंपनी ने रिकॉर्ड बिक्री पेश की थी। हालांकि कंपनी के नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर शायद थोड़ा प्रेशर था जो बाजार को पसंद नहीं आया, जिसके दम पर ये शेयर साल के निचले स्तरों के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ये भी टाटा समूह की अग्रणी कंपनी है जो पहले BSNL के नाम से होती थी, जिसको बाद में टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया और एक्वायर करने के बाद इसको टाटा कम्युनिकेशन के तौर पर रखा। तो ये कंपनी एक और ऐसी कंपनी जो कि टाटा समूह की ही है। टाटा समूह की तीसरी कंपनी टाटा मोटर भी है जो कि साल के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज करे, लेकिन इस ग्रुप ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहां पे देखने को मिल रही है। 7वें पायदान पर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दरअसल ये देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और करीब 30% ऑयल मार्केटिंग कारोबार का जो मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास है। मौजूदा भाव पर रफली 7 से लेकर 8% के आसपास की डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की पहुंच चुकी है। और उसके अलावा करीब 1,75,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है और 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है। तो इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। और हाल फिलहाल की बिकवाली के बाद IOC और BPCL दोनों ही साल के निचले स्तरों के करीब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बारी आती है दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया की। ये भी साल के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड और लगातार प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है और लगातार प्रॉफिट से डिविडेंड देने वाली कंपनी है जो कि साल के निचले स्तरों पर कामकाज कर रही है। 2024 में कंपनी का जो मुनाफा और आय थी वो रिकॉर्ड लेवल पर आते हुए दिखाई पड़ी। कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है और डेट फ्री भी है। तो इस तरह के कई सारे अच्छी कंपनियां, कई सारी दिग्गज कंपनियां, कई सारी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनियां साल के नए निचले स्तरों के आसपास कामकाज कर रही हैं। लेकिन अगर आप कोई भी इनमें निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिएगा। जो आंकड़े आपको बताए गए हैं सभी आंकड़े आपकी जानकारी के लिए हैं और पुख्ता जानकारी करने के लिए आपको दिए गए हैं। तो कोई भी निवेश करते हैं तो वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही आप जरूर निवेश करिएगा। निफ्टी से ज्यादा क्या आपके शेयर गिर रहे हैं? मार्केट की तेजी में भी आपकी कमाई नहीं हो रही है? आपको ऐसा लगता है कि इस मार्केट में केवल स्टॉक एक्सपर्ट ही कमा सकते हैं? मैं हूं विवेक मित्तल। जुड़िए मेरे साथ 10:30 से 12 बजे और जानिए स्टॉक एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब।